गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा जो टॉपिक है ये है राजस्थान की जल नीति के बारे में 2010। कई बार आपसे जो आपका टिप्पणी है इसके अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जल नीति के बारे में आप टिप्पणी उस पर कीजिए। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि जल क्षेत्र में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारिक नीति के समकक्ष राजस्थान सरकार ने अब तक प्रभावी अभियांत्रिकी उपयोग के विपरीत समुदाय आधारित जल संसाधन प्रबंधन उपायों को प्राथमिकता दी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक तौर पर राजस्थान सरकार ने पहले कोई ऐसी नीति नहीं बना रखी थी 2010 से पहले। अब 2010 के पश्चात भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने एक प्रभावी नीति तैयार की है जिसका मूल उद्देश्य समुदाय आधारित यानी जो लोकल पीपल है उनके आधार पर जल संसाधनों का प्रबंधन हो, उनको उपयोग के अंतर्गत वे लाएं। और उसके लिए जो नीति तैयार की उस नीति के जो बिंदु हैं वो निम्न प्रकार से हैं। यह एक बहुत कॉमन से बिंदु हैं जो आप एक स्वयं एक या दो बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक तो है जल संसाधनों का सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए। मैंने आपको इससे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जल संसाधनों के स्रोत क्या हैं, जो कुएं हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, जल और इसके अलावा वर्षा का जो जल बहता हुआ आता है वो जल किस किस रूपों में है, कौन कौन से संसाधनों के अंतर्गत आता है और किस में एकत्रित किया जाता है, उनको दोनों को ही हमें करने की आवश्यकता है। अगर जल हम देखें तो प्राकृतिक रूप में वर्षा के रूप में आता है। वर्षा जल को संग्रहण करने की ज़रूरत है। अगर वो धरती पर आ गया है तो उसे सही तरीके से भूमिगत होने के लिए जो वहाँ पर अवरोधक बनाने होंगे, बांध बनाने होंगे, कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिसके फलस्वरूप वो बहकर सागर में ना चला जाए, नदी नालों से होता हुआ सागर में विलीन हो जाए यानी खारे जल में तब्दील हो जाए। उससे पहले ही उसे रोककर बांध बनाकर उसको भूमिगत होने दें तो वो अपने आप में भविष्य के अंतर्गत वो हमारा एक स्टॉक के रूप में या संरक्षण के रूप में है जिसे हम आसानी से कभी भी कुओं के अंतर्गत या हम ट्यूबवेल के माध्यम से उसको हम निकाल के कभी भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कारक है कि विभिन्न उपयोगों हेतु जल वितरण निर्धारित करके प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। जल के जो विभिन्न उपयोग हैं किसी भी रूप में अगर उपयोग किया जाए तो उस किस किस रूप में और किस किस आधार पर उसकी प्राथमिकताएं तय हों वो सब हमें सरकार के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। जैसे कि कृषि के अंतर्गत कितना जल इस्तेमाल होगा, उद्योगों के अंतर्गत कितना होगा, पेयजल के रूप में कितना इस्तेमाल होगा या जो अन्य उपयोग हैं उनके अंतर्गत भी कितना कितना इस्तेमाल होगा, ये प्राथमिकताओं के आधार पर तय किया जाना चाहिए। फिर है सभी नई सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र पर आधारित होंगी और जो छोटे छोटे जल ग्रहण क्षेत्र हैं उनके ऊपर ही यानी छोटे छोटे गांव हैं, ढाणियाँ हैं, उनके जो छोटे छोटे जल ग्रहण क्षेत्र हैं वहीं पर कुछ ऐसे साधन मैंने आपको बताया कि छोटे चेक डैम्स बनाकर जल को संग्रहित किया जाए और जो आधिक्य जल मतलब जो एक्स्ट्रा जल है जो बह के फिर भी आगे निकल रहे हैं तो उसका जो अनुपात है वो अपने आप में सुनिश्चित होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर संरक्षित कर लिया जाए और नीचे वाले क्षेत्रों के अंतर्गत बिल्कुल भी जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो उसकी एक अनुपातिक मात्रा निश्चित होनी चाहिए। फिर है नई परियोजनाओं के निर्माण के साथ अब तक निर्मित परियोजनाओं के रखरखाव पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी नई योजनाएं बनती हैं तो पुरानी योजनाओं को भुला दिया जाता है तो और पुरानी योजनाएं बिल्कुल धूमिल सी हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पुरानी योजनाओं का भी समुचित रखरखाव होना चाहिए और साथ के साथ जो नवीन योजनाएं हैं उन पे भी कार्यान्वयन उन्हीं के आधार पर होना चाहिए। तो आगे से आगे ताकि जो पुराना पैसा लगा हुआ है सरकार के द्वारा लगाया गया वो भी काम में आए और लोगों का अधिकतम विकास का हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए।
नेक्स्ट है, इस नीति का उद्देश्य उपलब्ध सतही जल संसाधन के बेहतर उपयोग एवं सिंचाई क्षमता द्वारा सिंचाई जल की मांग को कम करना है। इस नीति का उद्देश्य, यानी ये जो नीति बनाई गई जल नीति, इसका एकमात्र उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए कि जो सतह पर जल संसाधन उपलब्ध हैं, भूमिगत की तो हमने बात कर ही ली, लेकिन सतही जो जल उपलब्ध है उसका उपयोग विवेकपूर्ण उपयोग हो और साथ के साथ सिंचाई की क्षमता को या सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ा करके भी जल की मांग को कम किया जा सकता है या उसकी पूर्ति की जा सकती है। फिर है, जल विकास आयोजना में दक्षता लाने हेतु सुनियोजित सूचना तंत्र विकसित किया जाए। यदि मान लीजिए हम नहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जल वितरण प्रणाली को अगर हम समझें तो वहाँ पे कई बार इतनी अव्यवस्था देखने को मिलती है कि जब कृषि फसलों को जल की आवश्यकता होती है तब तो जल उपलब्ध होता नहीं है, और फिर वरना और जब ज़रूरत होती है तब उनको कई कई दिनों तक फसलों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है किसानों को। ऐसे में तब तक कई बार फसल जो है वो झुलस चुकी होती है, तो झुलसने के फलस्वरूप किसान को जो उसका अधिकतम उत्पादन मिलना चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। तो उसके अंतर्गत मूल जो कारक है वो समन्वय की कमी है। तो कुछ इस तरीके का कोलैबोरेशन या होना चाहिए ताकि उसका अंतर्गत समुचित रूप से लोगों को उसका लाभ जो है वो मिले, और उसके लिए कुछ ऐसा सूचना तंत्र हम डेवलप करें कि आसानी से वो कार्य हो सकें। फिर आपूर्ति आधारित प्रबंधन के स्थान पर मांग आधारित प्रबंधन जल नीति का आवश्यक अंग होना चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपूर्ति आधारित प्रबंधन यानी भाई जब इच्छा हो तब पानी की सप्लाई कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कृषक को जब उसकी फसलों के अनुसार डिमांड हो उसी के अनुरूप उसको जल मिले तो वही सही तरीके से जल नीति जो है सही मानी जाएगी, सही प्रबंधित जो नीति है वो मानी जाएगी। नेक्स्ट है, गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए तथा बेहतर जल संसाधन प्रबंधन हेतु संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। यानी भूमिगत जल स्तर को भी रोकने के लिए कि गिरे नहीं, और जो निकाला जा रहा है उसका भी बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जाए ताकि उसके लिए कोई विशेष कानून इत्यादि बनाए जाए ताकि आसानी से उनका जन समुदाय के हित के लिए काम में लिया जाए। फिर है, जल शुल्क को तर्क संगत बनाया जाए। जो जल के ऊपर शुल्क लिया जाता है, जो पैसा लिया जाता है, उसको तर्क संगत बनाया जाए। ऐसा नहीं है कई बार जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसका बिल तो बहुत कम आ रहा है, और कोई बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है तो उसका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका कोई एक नीति या सही तरीके से उसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फिर एक है, जल से संबंधित विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए। जल को एक कॉमन संसाधन, ये सामान्य सा संसाधन मान लिया जाता है, जिसके लिए वो हर व्यक्ति का ये सोचना था कि अरे पानी तो बहुत आसानी से कहीं पे भी उपलब्ध हो जाता है, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो पानी की स्वच्छ जल की जो है ये काफ़ी कमी है। कृषि योग्य के लिए जो जल हमें समुचित मात्रा में चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसकी मात्रा काफ़ी कम है। यानी अगर हम पूरे पृथ्वी धरातल पर अगर आंकड़ों की बात हम करें तो कुल 100% जल का लगभग 97% हमारे पास महासागरों के अंतर्गत है, और ग्लेशियर्स के रूप में लगभग 2.2% के करीब है। तो 0.1% से भी बहुत कम जो है वो हमारे पास में शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध है। और पूरा नदी नालों के अंतर्गत अगर हम टोटल देखें तो वो अपने आप में मात्रा बहुत कम है। तो उस जो कम परसेंटेज है हमारे पास में, उसको भी अगर हमने सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया तो आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो पानी के लिए त्राही त्राही करती हुई नज़र आएंगी। तो इसलिए संबंधित विभागों के अंतर्गत कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जो लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो आसानी से कार्य कर सकें। मैं समझती हूँ आपको ये जल नीति समझ में आई होगी। धन्यवाद।